Hello students, welcome back to the next lecture of control system. I hope all of you are doing very well, right? Chaliye, as per your demands, I am back with unit 4, stability of control system. Yeah, this is the first lecture where we'll be discussing the basics of the stability and we'll be covering Routh-Hurwitz criteria. और अगर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है तो राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया के कुछ और क्वेश्चंस हम किसी दूसरे लेक्चर में भी करेंगे. तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन इन आवर ओन स्टाइल. सो देखो, अगर हमें किसी भी कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी पढ़नी है तो सबसे पहले आप यूनिट 3 में टाइम रिस्पॉन्स पढ़ के आए, राइट? इट वाज अ थ्योरेटिकल यूनिट. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द नोट्स. टाइम रिस्पॉन्स, राइट? टाइम रिस्पॉन्स बेसिकली मेरे को बताता क्या है? It tells me the variation of the system output, right? Variation of the system output with respect to time. टाइम के बदलने के साथ साथ किसी भी कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट कैसे वेरी कर रहा है, ये मुझे उसके टाइम रिस्पॉन्स से पता चलता है, राइट? अब टाइम रिस्पॉन्स मेरे को दो तरीके का ग्राफ दे सकता है. ऐसा हो सकता है कि माय आउटपुट टेंड्स टू अ फाइनाइट वैल्यू, राइट? मेरा जो टाइम रिस्पॉन्स आ रहा है वो ग्राफ एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ टेंड करे, ऐसा हो सकता है. नॉर्मली ये जीरो ही होती है, राइट? इट टेंड्स टुवर्ड्स जीरो. और दूसरा ऐसा भी हो सकता है दैट माय आउटपुट टेंड्स टू इंफिनिटी. ये भी हो सकता है बच्चों कि जब मैं अपने कंट्रोल सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स डिजाइन करूं तो मेरा टाइम रिस्पॉन्स इंफिनिटी की तरफ टेंड करे. अब इसको समझने के लिए मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखेंगे. मैंने क्या किया, मैंने एक बाउंडेड इनपुट लिया. बहुत ध्यान से समझेंगे, यहीं पे सारा कोर कॉन्सेप्ट है. मैंने एक बाउंडेड इनपुट लिया. कैसा भी बाउंडेड ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो, ठीक, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं. मान लिया ये RS है. मैंने इस बाउंडेड इनपुट को एक सिस्टम पर, एक कंट्रोल सिस्टम पर इनपुट दिया. कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है G1S 1 प्लस G1H1. मैं S नहीं लिखता हूं, जैसे मैंने शुरू से किया है, आप लोग समझ जाना. G1 अपॉन 1 प्लस G1H1, ठीक है ना? अभी जब मैं इस बाउंडेड इनपुट को इस सिस्टम पे देता हूं तो मैं क्या देखता हूं बच्चों कि मेरा जो आउटपुट है वो ऐसा आ रहा है, राइट? टाइम के साथ इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, राइट? फिर मैं बच्चों क्या करता हूं, मैं सेम इनपुट, बिल्कुल सेम इनपुट एक और कंट्रोल सिस्टम को देता हूं. अब की बार मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन बदल दिया, राइट? मतलब मैंने अब की बार ये इनपुट एक ऐसे कंट्रोल सिस्टम को दिया जिसका ट्रांसफर फंक्शन पहले वाले कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन से अलग था. अब की बार मैं क्या देखता हूं बच्चों, मेरा जो आउटपुट है वो ऐसा आ गया. मतलब टाइम के साथ बढ़ता हुआ, राइट? अब मेरे को ये बताओ, दिस इज टेंडिंग टू जीरो and this graph is tending to infinity. अब समझने वाली बात क्या है बच्चों, मैंने दोनों ही केसेस में अपने सिस्टम को एक बाउंडेड इनपुट दिया जो कि सेम है, लेकिन दोनों ही केसेस में मेरे को आउटपुट अलग अलग मिल गया. दैट मीन्स प्रॉब्लम कहां है? अगर मैं यहां से ये कंक्लूड करूं कि सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन या उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिस्टम की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करती है, क्या ये बात सही है? आई होप आप ये बात मानोगे. बिल्कुल सही है. क्यों सही है सर? क्योंकि मैं दो अलग अलग इनपुट दे रहा हूं, मैं दो अलग अलग सिस्टम्स को सेम इनपुट दे रहा हूं. सारी कंडीशन सेम है बट फिर भी मुझे आउटपुट अलग अलग मिल रहा है. एक बार टेंडिंग टू जीरो यानी कि बाउंडेड मिल रहा है, एक बार अनबाउंडेड आउटपुट मिल रहा है. दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरे से, भाई ये तो स्टेबल सिस्टम है, ये मेरा स्टेबल सिस्टम है. वाई? क्योंकि टाइम के साथ साथ रिस्पॉन्स जीरो हो रहा है. ये मेरा अनस्टेबल सिस्टम है. मतलब एक ही इनपुट
अलग अलग वैल्यूज दे सकता है, दैट मीन सारी प्रॉब्लम या सारा लॉजिक इस डब्बे के अंदर है। मेरी बात समझ में आ रही है ऑल ऑफ यू? आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। आप इसको ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो, अगर 1/s + a के फॉर्म का कोई ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है, e⁻−at आ जाएगा। 1/s - a का फॉर्म का आ रहा है तो e⁻at आ जाएगा। अभी दोनों के ग्राफ्स में जमीन आसमान का अंतर है, राइट? तो आप ग्राफ देख के ही ये डिसाइड कर सकते हो कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, राइट? सो मेरा कंक्लूजन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ट्रांसफर फंक्शन is responsible for system stability, right? It is responsible for your system stability. It's a very big and very important conclusion जो आने वाले 2-3-4 लेक्चर्स को इफेक्ट करने वाला है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट चीज। अब आप लोगों ने कंट्रोल सिस्टम में मैं नहीं पढ़ाया था तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सर नहीं पढ़ा है, सेटिंग में गड़बड़ है, जस्ट अ मिनट। तो हम कुछ पोल्स की पोजीशन देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन में, एंड बेस्ड ऑन दोस पोजीशंस लेट अस रादर चेक कि स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है, राइट? तो अगर मैं बोलूं पोल्स ऑन नेगेटिव एक्सिस, राइट? मैं अभी थर्ड ईयर में आकर आपको सिग्मा और जी ओमेगा एक्सिस बताने की जरूरत नहीं है। पोल्स आर ऑन द नेगेटिव एक्सिस, और पोल्स भी आपको पता है पोल्स जीरो क्या होते हैं। जीरो वो जहां पर न्यूमरेटर जीरो हो जाए, पोल्स वो जहां पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। अभी मान लीजिए पोल्स मेरा नेगेटिव हाफ ऑफ द एस प्लेन है, मतलब s + a = 0 का फॉर्म, ठीक? तो इसका रिस्पॉन्स कितना आएगा? k e⁻−at आएगा। आई होप आप समझ रहे हो। पोल अगर 1/s + a का है, जब इसका रिस्पॉन्स निकालूंगा k इज सम कांस्टेंट e⁻−at, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं मैं, ठीक है? अभी इसमें तो आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं है भाई, राइट? चलो अभी जरा इसके रिस्पॉन्स को प्लॉट करें। अगर दिस इज t, दिस इज ct, तो e⁻−at का ग्राफ मेरे को मालूम है ऐसा आता है। अब आप मुझे बताओ क्या ये बाउंडेड है? टाइम के साथ साथ ये इन्फिनिटी, जैसे जैसे हम टाइम को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा रहे हैं, मेरा ग्राफ जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज अ स्टेबल सिस्टम। यस, दिस इज अ स्टेबल सिस्टम। दैट मीन्स पोल अगर नेगेटिव हाफ पे होंगे तो सिस्टम मेरा 100% स्टेबल होगा, राइट? सेकेंड कंडीशन, अगर मैं पोल्स को पॉजिटिव पे कर दूं, पोल्स ऑन पॉजिटिव एक्सिस, तो भैया क्या सीन बनेगा? पोल मेरा यहां होगा a, अब की बार ये 1/s - a होगा, अब की बार ये e⁻at × k होगा, और अगर मैं अब की बार इसका ग्राफ बनाऊंगा बच्चा पार्टी, तो ग्राफ आएगा ऐसे। दिस इज ct रिस्पॉन्स, दिस इज t। अब आप मेरे को बताओ ये तो अनस्टेबल हुआ, क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ मेरा फंक्शन इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक? तो आप ये समझ रहे हो कि ग्राफ और पोल्स का पोजीशन आपको स्टेबिलिटी बताता है। एक और कंडीशन देखो, मैं बोल दूं पोल्स आर एट ओरिजिन, ओके? अगर पोल ओरिजिन पे है, दैट मीन्स यहां मेरा पोल है। अगर यहां मेरा पोल है ये, तो मेरा रिस्पॉन्स केवल k, कोई कांस्टेंट आएगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, दिस इज t, दिस इज ct, तो मेरा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, राइट? ut वाला ग्राफ आ जाएगा। अगर ut वाला ग्राफ आ गया तो मेरा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो गया, ठीक है? बात याद रखेंगे सभी लोग, बिल्कुल से क्लियर है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट कंडीशन, अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, कॉम्प्लेक्स पोल्स ऑन लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, अगर एस प्लेन के लेफ्ट हाफ पे मेरे पास कॉम्प्लेक्स पोल्स आ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स पोल्स आप जानते हो, दे ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट फॉर्म्स। तो अगर एक पोल यहां है तो एक पोल यहां होगा,
ऐसे केस में बच्चों जब आप रिस्पॉन्स बनाओगे तो यू विल बी गेटिंग अ स्टेबल रिस्पॉन्स। ध्यान रखेंगे ऐसे कंडीशन में भी मेरा सिस्टम स्टेबल होगा। देखो लॉजिक ये है, जब कभी भी लेफ्ट हाफ पे रहे, चाहे आपका नॉर्मल पोल हो चाहे कॉम्प्लेक्स पोल हो। अभी कॉम्प्लेक्स पोल में आपका रिस्पॉन्स ऐसा आता है 2k e टू द पावर माइनस अल्फा टी कॉस ओमेगा टी। अगर आपके ये पोल्स थे माइनस अल्फा प्लस माइनस जे ओमेगा, अगर ये आपके पोल्स थे, ये हम पहले भी कर चुके हैं तो हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। यही अगर मैं आपको बोल दूं राइट हाफ पे है, पोल्स आपके राइट हाफ पे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन राइट हाफ पे हैं, तो आपका ग्राफ ऐसा वाला आ जाएगा, इंक्रीज वाला, तो सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसके अलावा एक केस और बनता है कि अगर जे ओमेगा एक्सिस पे ही आ जाए, अगर आपके ग्राफ जे ओमेगा एक्सिस पे ही आ जाए, मतलब इसी में बता देता हूं, अगर यहीं पर आपका पोल आ जाए तो आपका कर्व ऐसा आता है, आई मीन ये सेम है, राइट, एंड वी कॉल इट मार्जिनली स्टेबल। तो आपको स्टेबिलिटी का बेसिक कंडीशन मालूम है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको किसी कंट्रोल सिस्टम का स्टेबिलिटी निकालना है, दैट मीन्स आपको कंट्रोल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डिनोमिनेटर जो आ रहा है इसको 0 पुट करना है और पोल्स की पोजीशन चेक करनी है। तो इफ इन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस दे आस्क यू व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑफ अ लीनियर कंट्रोल सिस्टम, व्हाट विल यू से? व्हेन इज अ लीनियर कंट्रोल सिस्टम स्टेबल? ओके, a linear control system will be stable only when the poles are lying on the left half of the S-plane. If the poles are lying on the j omega axis, it will be marginally stable. If the poles are lying on the right hand side, right half plane, be the poles may be simple poles, complex poles or whatever poles. If they are lying on the right half of the S-plane, the system will be unstable. ठीक, ये तो हो गया बच्चों ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। ये इसका थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक आइडिया होगा ही होगा। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी बुक में 2 टर्म और दिए हुए हैं और आपके बहुत ही बेसिक हैं। एक है आपका रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी, मैं अभी जो भी लेक्चर है वो स्ट्रिक्टली आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के हिसाब से हैं, ठीक है ना। तो अभी लेक्चर देख रहे हो तो उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। रिलेटिव स्टेबिलिटी, अभी रिलेटिव स्टेबिलिटी बच्चों आपके सेटलिंग टाइम पर डिपेंड करता है। अभी 3rd यूनिट नोट्स दे चुका हूं, पढ़ाया नहीं है यूट्यूब पे बट नोट्स दिया है, पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरेटिकल है। अगर टाइम मिलेगा एंड आई मीन एवरीथिंग इज फाइन तो मैं कवर कर दूंगा 1 शॉट में, अदरवाइज इट्स वेरी इजी, बहुत ही इजी है। एंड सेटलिंग टाइम और स्टेबिलिटी में इनवर्स रिलेशन है, राइट। व्हाट इज सेटलिंग टाइम, बहुत ब्रीफ में बता देता हूं। टाइम टेकन by control system to die out transient oscillations। ओके, वो टाइम जब आपका ट्रांजिएंट ऑसिलेशन खत्म हो जाता है, इट डाइज आउट, इट फेड्स आउट, दैट टाइम इज कॉल्ड सेटलिंग टाइम, ठीक है ना। तो सेटलिंग टाइम जितना कम होगा सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। देखो हम नहीं चाहते सिस्टम में ट्रांजिएंट ऑसिलेशंस रहें, तो ऑब्वियसली ये जितनी जल्दी सिस्टम डाई आउट कर जाएगा ट्रांजिएंट वाला पार्ट, उतना ज्यादा मेरा सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक। एक और टर्म है, आप यू माइट एनकाउंटर इट, एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेक्चर सुन लेना है ये वाला, उसके बाद स्टेबिलिटी का क्वेश्चन चाहे 2 नंबर में आए चाहे 4 में, गलत नहीं होगा। अभी एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी का मतलब अंडर 0 इनपुट बट विद सम इनिशियल कंडीशंस। ओके, ऐसा हो सकता है मैं सिस्टम पे कोई इनपुट ना दूं बट सिस्टम के पास इनिशियल कंडीशंस हों। ठीक, ऐसे केस में जब हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं
we call it asymptotic stability, right? We call it asymptotic stability. ध्यान रखेंगे प्रोसेसर कह रहा हूं, प्रोसीजर वही है, द सेम प्रोसीजर. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रूट्स चेक करते हैं, राइट? गिव मी अ मोमेंट. चलो अब देखते हैं भैया कैसे कैसे निकाल सकते हैं. 3 तरीके हैं. पहला, राउथ, जस्ट अ सेकेंड, हर्विट्ज क्राइटेरिया. इसके अलावा बोर्ड प्लॉट है, बोर्ड डायग्राम एंड नाइक्विस्ट क्राइटेरिया. तो वो हम इस लेक्चर में नहीं डिस्कस कर रहे हैं. तो मैं स्टेबिलिटी का पहला क्राइटेरिया राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया है, मैं इसी के बारे में बात करूंगा. सबसे पहली चीज, इट विल हेल्प यू फाइंड एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी. ओके, दिस विल हेल्प यू फाइंड एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ऑफ अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. कब? कंडीशन क्या है? सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन should have constant coefficients. ये ध्यान रखेंगे. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स should have constant कोफिशिएंट्स. अगर कोफिशिएंट्स कांस्टेंट नहीं हैं तो मैं RH क्राइटेरिया, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया नहीं लगा सकता. ठीक, ध्यान रखेंगे. नाउ ये RH क्राइटेरिया करता क्या है? It tests if any of the roots, ध्यान से समझेंगे, if any of the roots of characteristic equation lie in right half plane, okay, and on j omega axis. ये केवल आपको इतना बताता है कि कितने पोल्स आपके राइट हाफ पे लाई कर रहे हैं. उनकी वैल्यू क्या है इसके बारे में ये कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता. ध्यान रखेंगे. ये सिर्फ RH क्राइटेरिया से सिर्फ आप इतना पता कर सकते हो कि कितने पोल्स आपके राइट हाफ पे लाई कर रहे हैं. कैसे पता करते हैं वो अभी आपको समझाता हूं, राइट? अब RH क्राइटेरिया को समझने के लिए लेट अस कंसीडर अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेते हैं, A नॉट Sn प्लस A1 Sn-1 A2 Sn-2 and so on Am is equal to 0, right? Now there are few necessary conditions that have to be followed. RH क्राइटेरिया लगाने से पहले सबसे पहले all coefficients should have same sign. ध्यान रखेंगे, all coefficients should have same sign. किसी का भी, अब जैसे A0, A1, A2, AM, ये सब या तो सभी पॉजिटिव हो या तो सभी नेगेटिव. ठीक. सेकेंड, there should be no missing term, no missing coefficient term. मतलब ऐसा नहीं है कि A4 के बाद A2 आ गया, फिर A1 आ गया, फिर समथिंग समथिंग समथिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए. हाँ, एक कंडीशन होती है, अगर इवन है तो सिर्फ इवन हो, ऑड है तो सिर्फ ऑड हो, या तो फिर कोई टर्म मिसिंग ना हो. आई होप आपने ये पढ़ा भी है नेटवर्क में, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, राइट? अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो मैं सीधे बोल दूंगा सिस्टम इज अनस्टेबल. आगे मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है.
I will directly say that the system is unstable. अब एक बार जरा प्रोसीजर देख लो कि बनाओगे बच्चों कैसे. ठीक, देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं. A0 S6 प्लस A1 S5 प्लस A2 S4 प्लस A3 S3 प्लस A4 S2 प्लस A5S प्लस A6 इज इक्वल टू 0. राइट, ये मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी. अभी तो मैंने जनरल ली है. अब कैसे कैसे लिखोगे? सबसे पहले S6 S5 S4 S3 S2 S1 S0. ठीक, क्लियर है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, A0 से शुरू करेंगे, एक एक टर्म छोड़ते जाएंगे. A1 छोड़ देंगे, A2 लिखेंगे. A3 छोड़ देंगे, A4 लिखेंगे. A5 छोड़ देंगे, A6 लिखेंगे. ठीक, S5 का देखो मैंने S6 के कोफिशिएंट से शुरू किया था, फिर एक एक टर्म छोड़ता गया. अभी S5 के कोफिशिएंट से शुरू करता हूं, फिर एक एक टर्म छोड़ता जाऊंगा. A5 0. ठीक, अब ध्यान से देखेंगे. मैं यहां पर वैल्यूज लिख रहा हूं. इसको मान रहा हूं B1, इसको मान रहा हूं B3, इसको मान रहा हूं B5 0, इसको मान रहा हूं C1, इसको बोल रहा हूं C3, फिर यहां 0 0. अभी देखो वैल्यूज कैसे निकालेंगे. B1 की वैल्यू क्या होगी? दिस विल बी A1 A2 माइनस A0 A3 माइनस A0 A3 डिवाइडेड बाई A1. ठीक, डिवाइडेड बाई A1. ठीक, लॉजिक इज क्लियर. ऐसे ही देखो बच्चों, C1 की वैल्यू कितनी होगी? C1 विल बी, ध्यान से देखेंगे, C1 विल बी B1 A3 माइनस B3 A1 माइनस B3 A1 डिवाइडेड बाई B1. ठीक, ऐसे ही B3 निकाल सकते हैं बच्चों. B3 कितना होगा? ध्यान से देखिएगा. B3 विल बी A1 A4. देखिए अब की बार A1 A4 ऐसे जाएगा. A1 A4 माइनस A5 A0 डिवाइडेड बाई A1. राइट, ऐसे ही B5 भी लिख सकते हो. लिख के दिखा देता हूं. B5 का वैल्यू होगा A1 A6 माइनस A0 0 डिवाइडेड बाई A1. ठीक, ऐसे ही हमारा पूरा प्रोसेस चलता रहेगा. आई होप द लॉजिक इज वेरी 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 क्लियर. ओके, नाउ लेट मी टेल यू द बेसिक रूल. ओके, रूल क्या है यहां पे? रूल, द रूल हियर इज system is stable if and only if all the elements in the first column have same algebraic signs. Okay, they should have same algebraic signs. अगर सब प्लस हैं तो सभी प्लस होने चाहिए. अगर सब माइनस हैं तो सभी माइनस होने चाहिए. If the signs are not same, okay, then number of sign changes is equal to number of roots lying on the right half. okay, जितनी बार साइन चेंज होगा उतनी बार मैं बोलूंगा उतने नंबर ऑफ रूट्स राइट साइड पर लाई कर रहे हैं. अभी इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. सबसे पहले
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन शुड बी एल्जेब्रिक, ये ध्यान रखेंगे। ओके, दूसरा टेल्स ओनली अबाउट द नंबर ऑफ रूट्स lying on right half. Okay, right? If the coefficients are complex, मतलब आपको मैं बोल दूं √2s5, अभी कोफिशियंट इज अ कॉम्प्लेक्स, या √2 क्या 2i बोल दूं, तो ऐसे केस में नॉट एप्लीकेबल, योर मेथड विल be not applicable, right? अच्छा बाटी, the logic is clear। चलो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फिर मेरे को लगता है द लेक्चर इज बिकमिंग वेरी लार्ज, आई मीन बड़ा लेक्चर बन रहा है, तो आई हैव टू ब्रेक इट। सो एक क्वेश्चन करते हैं, S3 + 4S2 + 8S + 12। देखो यही मैं तुम लोगों को बोल रहा था, I will not be able to compromise with my quality। अभी मैं 5 मिनट में ये नहीं पढ़ा सकता, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। तो फिर अभी अब you have started the game, so stay tuned now। अभी तो how can I leave anything? अभी यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा बच्चा? 4 × 8 - 12 × 1 डिवाइडेड बाई 4, 32 - 12 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 5 12 5 12, यहाँ पर आ गया 0, राइट। अब आप देखो क्या आपको कोई साइन चेंज दिख रहा है? ऑल कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, राइट, ऑल कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, नो साइन चेंज, फाइन, दैट मीन्स ऑल रूट्स lie on left half of S plane and the system is stable। okay, the system is stable। और क्वेश्चंस करते हैं, एक और करते हैं जिसमें कुछ रूट्स चेंज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, S4 + 2S3 + 3S² + 4S + 5 = 0। अभी S4 S3 S2 S0, राइट, 1 3 5 2 4 0। यहाँ कितना आएगा? 3 2 = 6, 6 - 4 = 2, 2/2 = 1, राइट। यहाँ कितना आएगा? 5 2 = 10 डिवाइडेड बाई 2 = 5, यहाँ आएगा 0। यहाँ पर कितना आएगा? 4 - 10/1 दैट इज -6, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। अब यहाँ पर गेम है, जरा ध्यान से देखो फर्स्ट रो को, पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव। कितनी बार साइन चेंज हुआ? एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव, एक बार नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस इज इक्वल टू 2। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि सिस्टम इज अनस्टेबल। दूसरी चीज क्या क्लियर हो गई? 2 रूट्स ऑन right half of S plane, 2 roots of the system are on the right half of the S plane। yes, logic is clear। मजा आ रहा है? चलो भैया 12 बज रहा है और आप शूट करवा रहे हो मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल केसेस। अभी RH क्राइटेरिया में कुछ प्रॉब्लम्स भी कभी कभी होता है, first row terminates prematurely, मतलब पूरा फंक्शन मैंने सॉल्व ही नहीं किया और बीच में ही वो 0 हो गया। चलो करते हैं, S5 + 2S4
प्लस 2s3 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 11s प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले बना लेता हूं s5, s4, s3, s2, s1, s0। वैल्यूज लिख लेता हूं भाई, 1, 2, 11, 2, 4, 10। ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4 0। ओके, ये कितना आ जाएगा, 22 माइनस 10 is 12, 22 माइनस 10 is 12 बाई 2 is 6। अभी ये 0 हो गया, ठीक। अब ये 0 होने से आगे के सभी टर्म अनडिफाइंड होते गए। अब यहां पर हमेशा डिनोमिनेटर, भाई अगर मैं ये क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू निकालूं तो 0 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2 अपॉन 0, दैट इज इंफिनिटी, अनडिफाइंड, ठीक। तो ये तो प्रॉब्लम है, ऐसे तो नहीं सॉल्व कर सकते, राइट। रूल क्या है, देखिए यहां पर योर थर्ड एलिमेंट इज 0। आप क्या करोगे ऐसे केस में, बेसिक रूल सेज यू हैव टू मल्टीप्लाई द इक्वेशन, योर ओरिजिनल इक्वेशन, जो भी आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी, यू हैव टू मल्टीप्लाई योर ओरिजिनल इक्वेशन बाई s प्लस ए। ओके, जहां पर हम a को नॉर्मली 1 लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस पूरी इक्वेशन को s प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी क्या हो गया, s प्लस 1, s5 प्लस 2s4, मैं सीधे एक्सप्रेशन लिखूंगा, प्लस 2s3 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 11s प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अभी जब इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूं, सॉल्व करने के बाद आएगी s6 प्लस 3s5 प्लस 4s4 प्लस 4s4 प्लस 6s3 प्लस 15s स्क्वायर प्लस 21s प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे अपना पूरा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे मैं सॉल्व कर रहा था, विदाउट एनी चेंज। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये बन गया, ठीक। तो करते हैं इसको, s6, s5, s4, s3, s2, s1, s0। यहां पर आ जाएगा 1, पेन चेंज कर देता हूं, 1, 4, 15, 10। यहां पर आ जाएगा 3, 6, 21, यहां कुछ नहीं आएगा। अब आपको ये कॉलम भरते जाना है। 12 माइनस 6 इज 12 बाई 3, एक मिनट, 12 माइनस 6 इज 6 बाई 3 इज 2। ओके, यहां पे क्या आएगा, 15, 15 45, 45 माइनस 21, 45 माइनस 21 24, 8, यू विल गेट 8, राइट। कर लोगे सॉल्व, मैं चार्ट भर देता हूं। यहाँ 10 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 8 के बाद 6 आएगा, 10 आएगा। तो आप देख रहे हो 2 साइन चेंज है, तो अनस्टेबल है। ठीक है, बात मेरी समझ में आई, मेरी बात सबको समझ में आई, राइट, यस। यहां पर एक और तरीका होता है, मैं वो भी बता देता हूं, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए यहां पर 0 हो गया, तो हम इस 0 के बहुत स्मॉल वैल्यू मान लेते हैं एप्सिलॉन, और पूरा क्वेश्चन एप्सिलॉन के हिसाब से करते हैं, ठीक। अभी यहां पर क्या आ जाएगा, रुको देखो, अगर मैं 0 को, एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, अगर 0 को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दूं तो व्हाट विल आई गेट, व्हाट विल आई गेट भाई, 4 एप्सिलॉन माइनस 12 अपॉन एप्सिलॉन, और पूरा कैलकुलेशन ऐसे कर लूंगा, और फिर आई विल बी टेंडिंग एप्सिलॉन टू 0, एप्सिलॉन को देखूंगा 0 की तरफ जा रहा है तो साइन कैसे चेंज हो रहा है। दोनों ही मेथड ठीक है, दोनों ही मेथड मैंने नेटवर्क में भी बताए थे, ठीक है। अब आई एम नॉट श्योर आपके बैच को बताए थे या उससे पहले वाले को, बट मैंने ये पढ़ाया था।
राइट। मैं प्रेफरेबली ये यूज करता हूं। अगर आप मुझसे पूछो कि सर आप किससे सॉल्व करते हो, तो मैं एप्सिलॉन मान के करता हूं। ओके ठीक। अभी एक और केस बनता है, हो सकता है कि पूरी की पूरी रो ही 0 हो जाए, ये भी हो सकता है भाई। देखो क्वेश्चन, S5 प्लस 2S4 प्लस 24S3 प्लस 48S स्क्वायर माइनस 25S माइनस 50 इज इक्वल टू 0, राइट। तो बनाते हैं भाई, S5 S4 S3 S2 S1 S0, यहाँ पे 1 24 माइनस 25, यहाँ पे 2 48 माइनस 50। अभी 48 माइनस 48 0, 25 दूना 50 प्लस 50 0, यहाँ तो 0 है ही। अब देखो, अब तो पूरी की पूरी रो 0 हो गई, अब तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, वी फॉर्म एन ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, वी फॉर्म एन ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर वाली रो उठा लो। अभी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं पॉलिनोमियल में, इसको पॉलिनोमियल में मैं लिख सकता हूं 2S4, राइट, प्लस 48S स्क्वायर माइनस 50 लिख सकता हूं भाई। अगर ये 4 है तो यहां 2 आएगा, यहां 0 आएगा। अभी इसको मैं मान लेता हूं AS, ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल, और मैं क्या निकालता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ द ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू S। दिस विल बी 8S3 प्लस 48 दूना 96S, राइट। ये अब मेरे को S3 के कोफिशिएंट्स मिल गए। अब मैं क्या करूंगा, पूरा क्वेश्चन वैसे ही चलने दूंगा, चुपचाप जो यहां पर 0 आया था उसको रिप्लेस कर दूंगा किससे, 8 96, और बाकी का क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह करूंगा, ठीक। यहां पर 24 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस 50, ये 0 है। S1 में आ जाएगा 112.6, यहां आ जाएगा माइनस 50, राइट। तो साइन कितनी बार चेंज हो रहा है, देखो ध्यान से, प्लस 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 माइनस, 1 साइन चेंज। That means 1 pole on the right half, right? It has 1 pole on the right half, and my dear friends, the system is unstable. Okay, yes. अब कुछ स्पेशल केसेस और बनते हैं, तो we'll do one more lecture on it. I mean, it's already more than 35 minutes now. तो आई गेस 12 भी बज रहे हैं रात के, तो आई गेस we'll have one more lecture जहां पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ एक दो और अलग से क्वेश्चंस करेंगे, या एक और कर लेते हैं। चलो, आपका बहुत मन था लेक्चर देखने का, तो एक और कर लेते हैं, एक और करते हैं। S6 प्लस 2S5 प्लस 8S4 प्लस 12S3 प्लस 20S स्क्वायर प्लस 16S प्लस 16 इज इक्वल टू 0। चलो अभी देखते हैं, S6 S5 S4 S3 S स्क्वायर S टू द पावर 0, राइट। क्या क्या वैल्यू आएगी, 1 8 20 16 2 12 16, यहाँ कुछ नहीं, 0। अभी यहाँ पे कितना आएगा, 12 माइनस 16, 2 12 16, S4 में 12 माइनस 16, 16 माइनस 12, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 12 आएगा, यहाँ पे भी 16 आएगा। अब देखो, जैसे ही 2 रो एक साथ आ गई, आपको पता चल गया नीचे सब 0 है,
ये सब जीरो भी क्या करना पड़ेगा अपन को, अपने को बनाना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। कितना आएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन? अब यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा 2s4 प्लस 12s स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0 बन गया आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर DAS अपॉन DS, दिस इज 8s क्यूब प्लस 24s प्लस 0, राइट। अब आप इसको रिप्लेस कर दो एंड समझ गए मेरी बात, यहां पर रिप्लेस कर दो, रिप्लेस इट विथ 8 24, राइट। आगे का भर लो, इट विल बी 6, इट विल बी 16, इट विल बी 2.67, इट विल बी 16, ये 0 0। अभी कोई साइन चेंज है? 100% the system is stable, there is no sign change, okay। अब एक चीज ध्यान रखो, नोट, if a row becomes 0, okay, whenever a row becomes 0, roots are lying on imaginary axis, okay। जब कभी भी आपके रूट्स 0 होंगे, आपका एक रो 0 होगा तो आपके रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेंगे। तो आप ये रूट्स निकालोगे कैसे? वापस से जरा अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन पे आओ। हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन थी 2s4 प्लस 12s स्क्वायर, यस 2s4 प्लस 12s स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अभी रूट्स कैसे चेक करोगे? बहुत बेसिक मेथड है, पुट s स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, राइट। फाइन, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -4, यानी कि s स्क्वायर इज इक्वल टू -2, तो s इज इक्वल टू प्लस माइनस √2j, और s स्क्वायर इज इक्वल टू -4, दैट मीन्स s इज इक्वल टू प्लस माइनस 2j। मिल गया रूट, राइट। सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। ऐसे सिस्टम को हम मार्जिनली स्टेबल बोलेंगे, ध्यान रखना पीछे। So that is all from my side in this session. एक और क्लास करेंगे RH पे एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू रूट लोकस एंड नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। आपको नाइक्विस्ट पढ़ना था ना, तो लेट्स सी। अच्छा, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड मी येट, जैसे कि आई कुड सी 75% ऑफ माय व्यूअर्स आर नॉन सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।